बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट दी यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स और किस तरह से जो है वो हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन करनी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वर्किंग किस तरह से होती है, कौन कौन सी जो है वो पाथवे यूज़ करते हैं अपनी अंदर गैसेस के एक्सचेंज को और लिक्विड के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर मौजूद होती है और क्या करती है, यही जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफेरेंस करती है। किस चीज़ की, ये वाटर की ट्रांसफरेंस भी कर सकती है, ये गैसेस की ट्रांसफरेंस भी कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है स्पेसिफिक प्रोसेसेस यूज़ किए गए हैं। कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो ये लिक्विड्स और गैसेस की एक्सचेंज कर सकते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। वो एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है आप लोगों के पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। तो स्टार्ट करते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि इसके पास दो टाइप्स है। इसलिए हमने पहले जो है वो स्टार्ट लिया है थोड़ा सा पैसिव की तरफ से, कि हम पैसिव के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी आगे की दो फर्दर टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस ट्रांसपोर्ट डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। अच्छा, पैसिव जो है इस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती। ठीक, अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसे ज़रूरी नहीं होती, हम वो दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल जो गैसेस हैं, क्योंकि डिफ्यूजन जो है वो आप लोगों के पास किससे हो रही है, वो गैसेस में हो रही है। ठीक, तो इसमें जो है वो डिफ्यूजन की जो हम बात करें वो गैस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सही, इसकी ट्रांसफरेंस की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अच्छा, आप लोगों को एक बात ये पता होगी कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर स्लोप से नीचे की तरफ आती है, हायर जगह से नीचे की तरफ आती है, तो क्या उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। कैसे? आप लोग सीढ़ी चढ़ते हो, चढ़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है या उतरने में? ऑब्वियसली चढ़ने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप लोग सीढ़ी जब चढ़ रहे होते हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होती है एज़ कम्पेयर टू जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे होते हैं। तो इसी तरह द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसनट्रेशन, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसनट्रेशन से, यानी जो उसकी जहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो हम उसकी बात हायर सेंस में ले रहे हैं। ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है टू द रीजन, उस रीजन में जा रहा है मॉलिक्यूल जहाँ पर कंसनट्रेशन क्या है, लो है, एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसी वजह से वहाँ एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अगर जो आपके पास अभी ये जो पढ़ रहे हो वो पैसिव है। ठीक है, एक्टिव भी मैं आगे बताती हूँ। फिलहाल जो है वो पैसिव का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो कि पैसिव में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल्स दी है आपको सीढ़ी चढ़ने और उतरने की। तो ये आपको सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए है कि एनर्जी कहाँ रिक्वायर हो रही है। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, जबकि लोअर से अगर आप हायर की तरफ जाते हो तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। डिफ्यूजन टेक प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहाँ हो रही है, क्योंकि हम जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। एज वी आर डिस्कसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम इसके इसी से रिलेट बात करें। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो कहाँ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रही है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस, कौन कौन सी गैसेस जो है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो वो आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंसानों में भी एनिमल्स में भी यही होता है कि बस प्रोसेसेस डिफरेंट है। कैसे कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, वो ऑक्सीजन एक्सहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे होते हैं। तो बस सिर्फ ये डिफरेंस होता है, लेकिन जो गैसेज होती हैं वो क्या होंगी, वो यही होंगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, डिफ्यूज हो रही है, सेल के अंदर जा रही है, सेल से बाहर आ रही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, सेल्स जो है वो पास आउट करवा रहे हैं किसको, गैसेस को। कौन कौन सी गैसेस को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किस रीजन से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सेल के अंदर ट्रांसफर करेगा। सही, सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा, हायर। अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा, सेल से बाहर निकाल देगा उसे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ये हो गई आपके पास डिफ्यूजन। ओस्मोसिस इसी का रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन सिमिलर है, बस सिर्फ इसमें एक चीज़ का डिफरेंस आता है। वो आप लोगों के पास क्या है कि इसमें एक मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। ये मेम्ब्रेन भी एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क कर रही होती है, इसको ओस्मोसिस कहते हैं।
ठीक है, आगे मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये वर्क करेगी। इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द ओस्मोटिक प्रेशर। ये जो सेल के अंदर ओस्मोटिक प्रेशर है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर ओस्मोसिस के थ्रू क्रिएट हो रहा है सेल के अंदर, ठीक है, इस प्रेशर को अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो सेल बर्स्ट हो सकता है, ठीक है, उस प्रेशर को बैलेंस करके चलना वो किसका काम होता है, वो ओस्मोसिस का काम है, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी इसने बैलेंस करना है और बाहर भी इसको बैलेंस रखना है, ताकि जो है वो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ना ज़्यादा हो जाए ना कम हो जाए, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को बरकरार रखना है। नोन एज दी ऑस्मो रेगुलेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, इन दोनों के बारे में मैं अब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वर्क हो रहा है। ओस्मोसिस जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू होती ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है। अब देखो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ब्लू मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि ये ब्लू जो कलर दिखाया है ये किससे रिप्रेजेंट किया है, वाटर मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया है। इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हमने यही पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और हाँ, एक बात और, ये ओस्मोसिस जो होती है वो आपके पास लिक्विड्स में होती है, जबकि डिफ्यूजन आप लोगों के पास गैसेस की ट्रांसफरेंस में होती है, ठीक है। एक ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में कि ओस्मोसिस जो हो रही है वो आप लोगों के पास लिक्विड की ट्रांसफरेंस करवा रही है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को इन और आउट होने में हेल्प करती है, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर। और डिफ्यूजन क्या होती है, ये सिर्फ गैसेस से वर्क करवा रही होती है, सही। अच्छा, आपके पास ये मेम्ब्रेन बन गई। अब यहाँ देखो वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, ब्लू मॉलिक्यूल्स आपको ज़्यादा नजर आ रहे हैं, तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ लेके जाना है, इसने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाना है। तो देखो इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसफर हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, बस ये आपके पास ओस्मोसिस हो जाती है। डिफ्यूजन में देख लो गैसेस की ट्रांसफरेंस होगी, ठीक है, यहाँ पर ओस्मोसिस दिखाई गई है और यहाँ पर डिफ्यूजन हो रही है, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया गया है, और ये किस में हो रही है, गैसेस की जो है ट्रांसफरेंस होती है, ठीक है। तो ये जो है, और ये आपके पास जो क्या बनी है, ये मेम्ब्रेन कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनकी जो है वो वजह से ये गैसेस डिफ्यूज हो रही है, ठीक। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का फर्क समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल उसके ओपोजिट है, किसके, पैसिव ट्रांसपोर्ट के ओपोजिट है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था। ये लोग क्या करते हैं, ये वाली जो ये वाली जो ट्रांसपोर्ट है, ये वाला जो प्रोसेस है वो क्या करता है, ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और ऑब्वियसली जब लोअर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी है, सही, तो इसको एनर्जी लाजमी चाहिए होती है, ये आपके पास हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन, नो एटीपी रिक्वायर्ड। पैसिव भी बनाई हुई है, एक्टिव भी बनाई हुई है। इसमें क्या हो रहा है आप लोगों के लिए कि एनर्जी बस रिक्वायर है, पैसिव में आपको एनर्जी रिक्वायर नहीं है, जबकि एक्टिव में आपको एनर्जी रिक्वायर है। और मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ये देखो दिख रहे होंगे, यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, हायर कंसंट्रेशन मौजूद है, और ये किस तरफ इसका एरो शो किया जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है आप लोगों के पास, मेम्ब्रेन जो है ये लोअर कंसंट्रेशन से, ये वाली जगह से यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, और ये किसकी तरफ एरो शो किया जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ एरो शो किया जा रहा है, कि लोअर कंसंट्रेशन से किस तरफ जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सी ट्रांसपोर्ट हो गई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ये दिखाया हुआ है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा था कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जा रहा था, इसीलिए एरो नीचे की तरफ शो किया गया है। देखो ये आपके पास हो गया, लोअर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये आपके पास हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं विद रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है और किसकी तरफ मूव करवा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस समझ में आ गया कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन के होंगे उनको हायर की तरफ मूव करवाना है, और उसके लिए क्या होगी, जरूरी एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। और पैसिव में क्या होता है आपके पास, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लाना है, और इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है इतने, ठीक है। को इजीली देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि क्या हो रहा है, किस तरह से ये मेम्ब्रेन के अंदर गैसेस का और लिक्विड्स का एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस देख लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या होती है। इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूम। इसमें क्या करता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मटेरियल को हेल्प कर रही होती है। जैसे अगर आपने अमीबा देखा हो, अमीबा की एग्जांपल इसके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि अमीबा आप लोगों ने देखा होगा
इसके जो है सोडोपोडिया आगे मौजूद होते हैं। शायद अभी तक आप लोगों ने ये डिस्कशन की नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ इस बात में कि अमीबा जब मूव करता है तो वो अपना सोडोपोडिया सबसे पहले इस तरह से आगे फॉरवर्ड करता है। एक सोडोपोडिया उसे कहते हैं कि जिसके अंदर जेली भरी होती है और सिर्फ वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वो सेल मेम्ब्रेन को और जेली को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करता है, फिर वो मूव करता है। जब उसने क्या करना होता है, अपना कोई फूड मटीरियल अंदर लेना होता है, तो वो अपने ही उस पैर को, मैं इसको सोडोपोडिया या पैर कह सकती हूँ, ठीक है, अपने सोडोपोडिया को वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा, उस फूड के ऊपर रखेगा, ठीक है, और वो फूड उसके अंदर इनगल्फ हो जाएगा, यानी कि वो अपने अंदर फूड ले लेगा, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल किस तरह से आपको समझाऊं कि इस तरह से वो अपने पैर को या सोडोपोडिया को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, और खाना अगर नीचे पड़ा होता है तो ये खाने के ऊपर उसके ऊपर आ जाता है, और इसी तरह फिर जब वो अपनी जगह से मूव करता है तो खाना भी उसके अंदर जाके सेव हो जाता है और वो उससे एनर्जी भी होता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या करते हैं, इनफोल्डिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, ये इस मटीरियल को अपने अंदर ले रहे होते हैं। कोई भी मटेरियल है उसके आगे हल्की हल्की सी मेम्ब्रेन बनाना शुरू करेंगे, उसके आगे सोडोपोडिया जैसी मूवमेंट करना शुरू करेंगे। सोडोपोडिया में जो है वो एग्जाम्पल देंगे अमीबा की, ठीक है। यहाँ तुम लोग जो पढ़ रहे हो वो सेल मेम्ब्रेन से रिलेट पढ़ रहे हो, तो उसके पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को मूव करता है, अंदर के साइटोसोल को मूव करवा करवा के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी यही कर रही होती है। सेल मेम्ब्रेन भी फूड को इंगल्फ करती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है, और फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सारा फूड उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ही जो है वो फूड के लिए कर रहा है। अब दो तरह से होती है, एक होती है फैगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की भी दो टाइप्स हो गई, फैगोसाइटोसिस एंड अदर वन इज द पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये सॉलिड मटीरियल को खाता है, कि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जब सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर इंगल्फ करेगी, सही, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों के पास, फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। सेल ईटिंग प्रोसेस भी कहते हैं इसको। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड चीज पड़ी है तो वो लिक्विड चीज को मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर या उसको ड्रिंक कर लेगा, तो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं तो वाइट ब्लड सेल्स की देते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी की है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो पिक्ड अप करते हैं फॉरेन बॉडीज को फ्रॉम ब्लड, यानी कि अगर ऐसी बॉडीज ब्लड के अंदर आ जाएं जो लाइक उस बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगी, फॉरेन बॉडीज कह सकते हैं कि बाहर से कोई ऐसी बॉडीज आ जाए जो नुकसान पहुंचाने वाली हो, तो WBCs क्या करते हैं, उनके ऊपर इसी तरह से मेम्ब्रेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन की तरह उसको कवर करते हैं उस फॉरेन बॉडी को। पूरा जो सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम जो आप लोगों को पढ़ाया भी है, तो उसमें क्या करते हैं, वो इस तरह से पूरा उसको इंगल्फ करते हैं और वो उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये तमाम की तमाम जो है फॉरेन बॉडीज खत्म हो जाती हैं, और WBCs का फंक्शन इस तरह से होता है कि वो उन फॉरेन बॉडीज को इंगल्फ कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया से और वायरसेस से सेफ रह सकती है, क्योंकि ये काम कौन कर रहा था, WBCs की सेल मेम्ब्रेन कर रही है, सही। तो ये आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, ठीक। आपके पास आ गया, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है कि सेल ईटिंग प्रोसेस। तो क्या हो रहा है कि सेल जो है वो खा रहा है, ठीक। तो आपके पास आ गया सेल ईटिंग प्रोसेस। अब एक्सोसाइटोसिस देख लो, आगे मैं आपको बहुत क्लियर पिक्चर्स दिखाऊंगी। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि एंडो का मतलब क्या होता है, वो अपने अंदर इन्गल्फ कर रहा था। एक्सो का मतलब क्या होगा कि वो बॉडी से आउट कर रहा है। देखो यहाँ पर एक खाला बना हुआ है इसकी बॉडी में, ठीक, उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे की तरफ मूव करवाया, इसकी सेल मेम्ब्रेन के हाथ से हल्की सी रप्चर हुई, इसने पहले आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो है वो फूड को बाहर निकाला, और पूरा जो है फिर निकाल कर, और आखिर में क्या हुआ, फूड सेपरेट हो गया और उनकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा से कंटिन्यू हो गई। इसी तरह ये भी काम करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। इनटेक भी ऐसा ही होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर आएगा, फिर और जगह बनेगी, फिर और जगह बनेगी, तो फिर वो अंदर आता रहेगा, और एक दफ़ा में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह वो रिलीज भी कर रहा है अपना फूड, किस तरह की जो फूड है वो बाहर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जा रहा है, और सेल मेम्ब्रेन हल्की हल्की सी रप्चर हो रही है, उसमें से निकल रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास सेल मेम्ब्रेन वापस से ज्वाइंट हो जाती है। तो जो है वो इस तरह से क्या हो रहा है, आपके पास मटेरियल बॉडी से आउट भी हो रहा है उसकी, ठीक स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास आ गया एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आगे चल सेल वॉल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, वो हमारे पास आती है सेल वॉल। ओनली इन द प्लांट सेल्स, ये किसमें पाई जाएगी, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग कॉम्पोनेंट है, ठीक है, लेकिन सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट है, सही। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है। अच्छा, सेल वॉल आपके पास जो बनती है वो डिपोजिशन की वजह से बनती
ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स की, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की, लिपिड्स की, इनकी जो है वो डिपोजिशन कहते हैं जमा होने की वजह से। तो इनके जमा होने से सेल वॉल बनती है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये तो बाकायदा सांस भी ले रही होती है। सांस के मतलब ये है कि वो रेस्पायर भी कर रही होती है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करवा रही होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा है, एक लिविंग कंपोनेंट कहा है जो फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट। और सेल वॉल में आपके पास क्या होता है कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये सिर्फ जो है वो डिपोजिशन की वजह से बनती है। सिक्रेटेड एंड मेंटेन बाय द प्रोटोप्लाज्म, ये किसकी वजह से बनती है, सिक्रीट होती है और मेंटेन की जाती है। प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को पता है क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम कलेक्टिवली कहते हैं तो हम उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। सेल्यूलोज आप लोगों को पता है प्लांट में मौजूद होता है सेल्यूलोज, जिसकी वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, पेपर इंडस्ट्री में भी उसे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो आपके पास आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स के ऊपर आपके पास वैक्सी सी लेयर मौजूद होती है, क्योंकि लीव की अपर सरफेस आप लोगों ने देखी होगी काफ़ी शाइनी सी होती है और लोअर सरफेस आप लोगों के पास क्या होती है, काफ़ी डल सी होती है, ठीक है। तो जो अपर वाली है, जो शाइनी है, उसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है। सेल्यूलोज की जो बेसिक हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो प्लांट्स के लीव से ही करते हैं। और ये जो सेल्यूलोज है आप लोगों के पास, ये पेपर प्रोडक्शन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बहुत सारी जगहों पर ये सेल्यूलोज यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब चलते हैं सेल्यूलोज होता किस चीज़ से बनता है, मतलब सेल्यूलोज के अंदर क्या कंपोजिशन होती है। सेल्यूलोज बेसिकली जो है आपके पास वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आप लोगों के पास शुगर कंपाउंड्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इस तरह के जितने भी जो है वो आपके पास ग्लूकोज कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स, अब कार्बोहाइड्रेट्स की भी 2-3 टाइप्स होती है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। मोनो में आपके पास क्या होगा, सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा, लाइक सिर्फ एक, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो सिर्फ एक ग्लूकोज मौजूद होगा, ठीक है। अच्छा, डाइसेकेराइड्स में आप लोगों के पास क्या होंगे, 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे, लाइक ग्लूकोज एंड ग्लूकोज साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होगा कि आपके पास बहुत लंबी चेन जाएगी किसकी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अदर देन ग्लूकोज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ ग्लूकोज हो। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मोनो का मतलब एक ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल होगा, ये एक शुगर का कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। डाई का मतलब क्या होगा कि 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होगा, मोर देन 2 और मोर देन 10, इतने, सही। तो ये पॉलीसेकेराइड्स होगा। अब पॉलीसेकेराइड्स की भी बेटा टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस आप लोगों के पास क्या होंगे, मैंने बोला कोई एक शुगर कंपाउंड होगा, सही। होमोजीनियस का क्या मतलब होगा, पॉलीसेकेराइड तो होंगे, यानी कि वो 10 या 12 होंगे, लेकिन एक ही शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनेंगे। लाइक अगर मैं कहूँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो वो 12 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल में जो यूज हो रहा है वो एक ही यूज हो रहा होगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब क्या है कि 10 से 12 है, ठीक है। होमोजीनस का मतलब क्या है कि वो 10-12 जो हमने पॉलीसेकेराइड्स मतलब लिए हैं, मोनोसेकेराइड भी बता दिया। अब जो 10-12 हमने क्या लिए, मोनोसेकेराइड्स लिए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास, वो एक ही शुगर का मॉलिक्यूल होगा। लाइक अगर मैंने लिए ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तो इसी तरह मैं 12 ग्लूकोज जोड़ रही हूँ तो मेरे पास वो पॉलीसेकेराइड, होमोजीनस पॉलीसेकेराइड बनेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, हाँ, अगर हम क्या करें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल लगा दूं, एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल लगा दूं, ठीक है, एक माल्टोज का मॉलिक्यूल लगा दूं, चारों अलग अलग शुगर्स हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज, ये चारों अलग अलग शुगर्स के नाम हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अगर मैं इन चारों को अलग अलग मतलब इस तरह से 10 की चेन बना दूं, चारों मॉलिक्यूल्स अलग हो, बल्कि पूरे 10 के 10 भी अलग हो, कोई मसला नहीं है, चारों को मैं दोबारा रिपीटेड पोजीशन में भी डाल दूं, तो वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के पास हो जाएंगे हेट्रोजीनस मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। और होमोजीनस समझ आ गए कि जो सेल्यूलोज होता है वो होमोजीनस मोनोसेकेराइड्स होता है। पहले मैंने आपको बताया कि सेल्यूलोज किससे मिलकर बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली होते क्या हैं, शुगर्स होती हैं। अब पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात की कि भाई कार्बोहाइड्रेट जो यूज कर रहे हैं वो हम मोनो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करें, वो डाइसेकेराइड यूज नहीं करें, यहाँ हम यूज करें पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स मैंने बताया कि इसके अंदर भी जो है वो आपके पास होमोजीनस पॉलीसेकेराइड होंगे। होमोजीनस पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब, जो चेन होगी मॉलिक्यूल्स की 12 मेंबर्स की जो चेन होगी वो आपके पास क्या कहलाएंगे, वो आपके पास सारे सेम होंगे, इसलिए मैंने उसे क्या कह दिया, होमोजीनस, ठीक है।
प्लांट सेल वॉल ऑल्सो इंक्लूड पेक्टिन। सेलुलोज के अलावा प्लांट की सेल वॉल के अंदर पेक्टिन भी होता है। अब पेक्टिन किससे मिलकर बनता है? हेट्रोजीनस और होमोजीनस समझाने का मकसद ही यही था कि होमोजीनस मैंने क्या बोला, सारे मॉलिक्यूल्स जो 10 से 12 लगे हैं वो एग्जैक्टली सेम शुगर के होंगे, ठीक है। और जो हेट्रोजीनस होगा आपके पास, उसमें क्या होगा कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, इस तरह से मैं 4 गिने लिए, दोबारा से 4 की चेन लगा दी, दोबारा से 4 की चेन लगा दी, तो इस तरह से क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, ठीक है। डिफरेंट शुगर्स हैं, क्योंकि एक शुगर नहीं है, एक ग्लूकोज की शुगर नहीं है, 4 शुगर्स मैंने ले ली, तो अलग अलग शुगर्स अगर मौजूद होंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, हीट्रोजीनस मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है कि आपके पास मोनोमर भी हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। और यहाँ मैंने जो मोनोमर लिया स्टूडेंट्स, क्या लिया है वो मैंने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और इस तरह से मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स को मोनोमर के तौर पे लिए। छोटे छोटे अगर यूनिट्स होते हैं तो हम उन्हें मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं, ठीक है। एक सिंगल गोल्जी बॉडीज मेड सेल वॉल, और जो सेल वॉल बनाते हैं, कौन बनाते हैं, किनका काम है सेल वॉल बनाना, वो गोल्जी बॉडीज। ये आपके पास सेल वॉल आ गई, ठीक है। अब देखो ये हमने बनाया सेलुलोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेलुलोज हमने बोला कि किससे मिलकर बनती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बोला शुगर का स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों के पास शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो किस तरह से ये अटैच हुए हैं, शुगर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से, और ये होमोजीनस मोनोसैकेराइड्स हैं। अब आप मुझे इन दोनों शुगर्स के अंदर कोई डिफरेंस निकाल के दिखा दो कि इनमें कोई डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों सेम है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये दोनों एक जैसे लगे हुए हैं, और इसके बाद छोटा सा एक आप लोगों के पास N भी लिखा हुआ है। इस N का मकसद क्या है कि ना 2 नहीं होंगे, बहुत सारे भी हो सकते हैं, डिफरेंट चेन जुड़ती जाएगी और ये बनते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के साथ एक और चेन जुड़ी है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी एक और चेन जुड़ी हुई है, तो यानी कि ये बहुत सारे होंगे और सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे, यानी कि ग्लूकोज 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 की चेन होगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, होमोजीनस मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। और हीट्रोजीनस देख लो बच्चों, हीट्रोजीनस में आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा कि यहाँ ऊपर किसकी चेन लगी हुई है, यहाँ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, यहाँ अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, यहाँ अल्कोहल, यानी कि यहाँ पर कितनी हो गई, 2 शुगर्स हो गई, 2 अलग अलग शुगर्स हो गई, ठीक है। एक शुगर दूसरी शुगर से बॉन्ड है, फिर दूसरी शुगर पहली वाले से बॉन्ड है, तो अलग अलग शुगर्स की वजह से ये क्या हो गया, ये आप लोगों के पास हेट्रोजीनस मोनोसैकेराइड, ठीक है। लेयर्स पे आ जाते हैं सेल वॉल की, कितनी लेयर्स है, देयर आर 3 लेयर्स इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर 3 लेयर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं, एक हो गई आपके पास मिडिल लैमेला, दूसरी आपके पास हो गई प्राइमरी वॉल, तीसरी आप लोगों के पास हो गई सेकेंडरी वॉल। मैंने इक्वल वर्डिंग के साथ बोला है कि सबसे पहले कौन सी आती है, मिडिल लैमेला आएगी, ठीक है, फिर प्राइमरी वॉल आएगी, फिर सेकेंडरी वॉल आएगी। बहुत सारे पहले स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगी कि मिडिल लैमेला तो बीच में मौजूद होना चाहिए, एग्जैक्टली वो बीच में ही मौजूद है, लेकिन 2 सेल्स के बीच में मौजूद है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। अच्छा, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास आ गई मिडिल लैमेला, कैसे, इस वॉल में और इस वॉल के बराबर, बिल्कुल यहाँ पर ये आपके पास 2 सेल्स जुड़े हुए हैं, एक सेल आपके पास ये हो गया, ठीक है, एक सेल आपके पास ये वाला है, दूसरा सेल आप लोगों के पास ये वाला है। इन 2 सेल्स के दरमियान में मैंने एक ब्रॉड लाइन बनाई है, 2 लाइन जुड़ी हुई है ना, जब आप लोगों को 2 लाइंस नजर आ रही है, इन 2 लाइंस के बीच में क्या मौजूद होगा, एक लिक्विड मौजूद होगा, या एक फ्लफी सी जो है वो ऐसी चीज मौजूद होगी जो 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करती है। सिमेटिंग एजेंट भी कह सकते हो इसे, ठीक है। ये सिमेटिंग क्या होता है, सिमेटिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, सिमेट का मतलब, ठीक है। तो ये ऐसी लेयर होती है या एक ऐसा जो है वो कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है। तो सबसे पहले कौन आ गई, मिडिल लैमेला आ गई, ठीक है। मिडिल लैमेला के बाद ये आपके पास जो आ रही है, ये वाली वॉल, ये जो लेयर आ रही है, ये आपके पास मिडिल लैमेला की। अच्छा, अब ये क्या होगा, एक साइड इसकी किससे, एक सेल से जुड़ी हुई है, इसकी ऊपर वाली साइड भी दूसरे सेल से जुड़ी होगी, इसकी ये वाली साइड भी दूसरे सेल से जुड़ी होगी, और ये नीचे वाली साइड भी दूसरे से जुड़ी होगी, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या होगा, मिडिल लैमेला भी आप लोगों को समझ आ गया कि मिडिल लैमेला क्या होता है, कि ऐसा सिमेटिंग एजेंट है जो बहुत सारे इसमें मौजूद होगा, सही। उसके बाद अब आ जाइए, क्या है आप लोगों के पास
मिडिल लैमेला के बाद आप लोगों के पास आ जाती है प्राइमरी लेयर, यानी कि मिडिल लैमेला की लेयर खत्म हुई और अब जो आएगी पहली लेयर जो आएगी वो क्या होगी, प्राइमरी लेयर होगी, यानी कि सबसे पहली बॉल, सही, प्राइमरी बॉल, पहली बॉल आ गई। उसके बाद आपके पास जो दूसरी आएगी, दूसरी लेयर जो आपके पास आ रही है वो है सेकेंडरी बॉल, ठीक है। जो दूसरी प्राइमरी लेयर के अंदर जो लेयर मौजूद होगी वो आपके पास सेकेंडरी वॉल होगी, और सेकेंडरी वॉल के अंदर जो लेयर मौजूद होगी वो आपके पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल्स आप लोगों को समझ आ गई, तीन तरह से सेल वॉल्स मौजूद हैं, मिडिल लैमेला, और आपके पास क्या है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, ठीक। इस तरह से समझ आ गया। मिडिल लेवल आप लोगों के पास सिमेटिंग एजेंट है, दो सेल्स को जोड़ने के काम आता है ये मिडिल लेवला। मिडिल लेवला के फौरन बाद क्या है, प्राइमरी वॉल, और प्राइमरी वॉल के फौरन बाद क्या है, सेकेंडरी वॉल। और इन दोनों सेल्स को भी अंदर जो इनके सेल्स की ये ट्रांसमिशन हो रही होगी, अपने मटीरियल्स को ये एक्सचेंज कर रहे होंगे। एक छोटा सा पुल सा नजर आ रहा है आप लोगों को कि इस पुल के थ्रू या इस पैसेज के थ्रू क्या होता है, ये अपने जो है वो सेल्स की इंफॉर्मेशन या अपने सेल्स के मटेरियल को शेयर कर रहे होते हैं। इस पैसेज को क्या कहते हैं, इस पैसेज को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जिसके थ्रू ये अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स को भी शेयर कर सकते हैं, ये अपनी जो है वो सेल्स के मटेरियल को भी शेयर कर सकते हैं, यानी ईटिंग चीज़ों को भी, मतलब खाने की चीज़ों को भी, और अपने अपने मटेरियल्स शेयर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सेल टू सेल ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो इन प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, तो ट्रांसफरेंस करवा सकते हैं डिफरेंट मटेरियल। तो सेल वॉल आपके पास ये फिनिश हो गई। इसके बाद इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि मिडिल लैमेला किससे मिलकर बनती है। मिडिल लैमेला जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनती है। पैक्टेट आपको पता है कि हार्ड होता है और सिमेटिंग लेयर होता है। इस सिमेटिंग लेयर की वजह से जो सेल वॉल होती है वो आपके पास हार्ड इन स्ट्रक्चर हो जाती है कि जो इसके गिर्द पे मतलब पूरा जो सेल है वो किससे पैक हो जाएगा, वो सिमेटिंग एजेंट से पैक हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम पैक्टेट से या मैग्नीशियम पैक्टेट से। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सेल को बाहर से कोई डैमेज नहीं हो सकेगा। तो ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल को जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है साथ ही साथ। प्राइमरी लेयर किससे मिलकर बनती है, यंग सेल जो है प्राइमरी लेयर के वो थिन और इलास्टिक होते हैं। जो नए सेल बनते हैं प्राइमरी लेयर की, जो नए नए सेल बने हैं प्राइमरी लेयर में, वो थिन और इलास्टिक, थिन यानी पतले और इलास्टिक यानी कि खिंच सकते हैं, ठीक है। अब जब वो मैच्योर हो जाते हैं सेल, यानी बड़े हो जाते हैं सेल, तो वो कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, थोड़े हार्डर, मतलब थोड़े से थिक हो जाते हैं, और रिजिड हो जाते हैं, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकते, उनमें इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है। और ये किससे मिलकर बनते हैं, ये हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनते हैं। हेमीसेल्यूलोज भी आप लोगों के पास सेल्यूलोज ही से है। जैसे आप लोगों ने पैक्टिन को डिस्कस किया था कि इनके अंदर क्या होगा, डिफरेंट शुगर्स इन्वॉल्व होंगी। तो हेमीसेल्यूलोज के अंदर भी डिफरेंट शुगर्स इन्वॉल्व होती हैं। अप टू 50% जो हेमीसेल्यूलोज मौजूद है वो 50% मौजूद होगा, जबकि सेल्यूलोज इसके अंदर 25% मौजूद होगा। एंड सम अमाउंट ऑफ द पैक्टिन और कुछ अमाउंट इसके अंदर पैक्टिविटी भी मौजूद होगी। सेकेंडरी लेयर किससे बनती है, सेकेंडरी लेयर इज फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेल्यूलोज इनसाइड द प्राइमरी सेल। तो ये कैसे बनती है बच्चों, ये आप लोगों के पास सेल्यूलोज की डिपोजिशन जो है वो प्राइमरी सेल के अंदर जब बढ़ जाती है, एंड डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन सेल्स, लिग्निन भी एक हार्डन सेल है जो क्या करते हैं, सेल को हार्ड करते हैं। जैसे आप लोगों ने कैल्शियम पैक्टेट पढ़ा, इसी तरह लिग्निन भी जो है वो एक हार्ड करने का स्ट्रक्चर है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। और फिर इनकी डिपोजिशन की वजह से प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड होती है, सही। आज ही इनके फंक्शंस देख लेते हैं। सेल वॉल की प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, सेल वॉल आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, यानी प्लांट को खड़े होने की या सेल को जो है वो मजबूत होने की सपोर्ट देती है, ठीक है। सेल इसकी वजह से क्या होता है, बहुत एक पोजीशन में या एक शेप में रह सकता है, डेफिनाइट शेप देता है। ऑब्वियसली जब सपोर्ट मिल जाएगी, एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाएगी, तो शेप आ जाएगी। प्रोटेक्शन टू द सेल, और इसकी डिपोजिशन की वजह से, इसकी हार्डनिंग होने की वजह से, मिडिल लैमेला के मौजूद होने की वजह से क्या होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। स्केलेटल फ्रेमवर्क, सेल वॉल एक पूरी जब बन जाती है तो इस क्या होता है, एक स्केलेटन बन गया उसका, ठीक है। उसके अंदर चीजें बनती रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिस्ट्रॉय भी होगी, बनती रहेंगी। लेकिन क्या है, जो बाहर का जो फ्रेमवर्क है वो स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसी के बाद जो स्केलेटन के बाद, क्योंकि आप लोगों की बॉडी में भी स्केलेटन मौजूद है, तो ये क्या करते हैं, आपकी बोन्स आपका स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती है। इसी तरह सेल वॉल क्या करती है, सेल का फ्रेमवर्क स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाती है। सेल वॉल के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर हो सकती है, आसपास जो है वो आर पार हो सकता है पानी। सेल वॉल इज परमिएबल स्ट्रक्चर। परमिएबल का मतलब ये है कि जो सिर्फ वाटर को अलाउ कर सके और सॉल्यूट को भी अलाउ कर सके, पानी जो है एक्सचेंज कराता है। परमिएबल का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स को, सॉल्यूट को अंदर आने और बाहर जाने की जो है वो